नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी और आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। महिलाओं को जागरूक करने और शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी से। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं इस विषय पर। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आपकी शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने की कहानी कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? मैं इसमें थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा जी। मेरे अपने एजुकेशन की ओर आपको ले चलती हूँ। मैं बिहार के मिथिला प्रांत के नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए एक गांव मधुबनी ज़िला में सागरपुर गांव में पैदा हुई। बहुत ही ग्रामीण वातावरण था वहाँ, और वहाँ स्त्रियों की, लड़कियों की पढ़ाई को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और स्त्री शिक्षा के प्रति उनके अंदर बहुत ललक थी। उन्होंने मुझे पढ़ाया, अपनी माँ से, अपने पिता से विरोध को झेलते हुए भी मुझे अग्रसर किया। और गांव के बेसिक स्कूल में जब मैंने 8वीं पास कर ली तो वे ले गए। स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद वे सब कुछ छोड़कर अपने पारिवारिक जीवन में आ गए थे और स्कूल में हेडमास्टर थे। भंवरडीहा स्कूल में हेडमास्टर थे। तो वहीं ले गए, डेरा लेकर मुझको और मेरे छोटे भाई को उन्होंने 9th और 8th में एडमिशन दिलवाया। और मैं मैट्रिक जब कर ली तो मेरी शादी हो गई। मात्र 16 साल से भी कम की उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरे अंदर पढ़ाई की बहुत ललक थी, मैं बहुत पढ़ूंगी, बहुत पढ़ूंगी। मैंने बहुत नाराज़गी दिखाई, लेकिन लड़कियों का कौन सुनता था उस ज़माने में। आज से लगभग 65-66 वर्ष पहले की बात है। मैं वहाँ ससुराल गई, 1 माह के बाद ही मैं वापस आ गई और मैंने जिद किया। मुझे 1 साल के अंदर लड़का हुआ, वही एक लड़का मेरे पास है। उस लड़के होने के बाद मैं इतनी बीमार हो गई कि डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया, डिलेरियम और टिटनस दोनों हो गया था। टिटनस और डिलेरियम हो गया था मुझे। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनके दिमाग पर बहुत असर हो गया है, ये जो चाहती हैं इन्हें करने दीजिए। उसके बाद पिताजी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तय किया कि अब इसे हम ससुराल नहीं भेजेंगे और जितना पढ़ेगी पढ़ाऊँगा। ये कहानी इसलिए ज़रूरी है कि मेरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और मेरे मन में स्त्री के प्रति, लड़कियों के प्रति, बालिकाओं के प्रति कहाँ से यह स्नेह, यह एक लालसा जगी कि मुझे अपने जैसी सभी लड़कियों को शिक्षा दिलवानी है। जितना भी संभव हो मैं ये काम करना चाह रही हूँ। और फिर मैं आगे बढ़ी। मैंने ग्रेजुएशन किया बिहार से, पतिदेव को फिर हैदराबाद भेजा और मैं हैदराबाद आ गई। ग्रेजुएशन की परीक्षा, अंतिम परीक्षा लिखने के बाद दूसरे दिन ही मैं हैदराबाद के लिए आ गई। लड़का मेरा 3.5 पौने 4 साल का था, क्योंकि ग्रेजुएशन की जो यात्रा थी वो पूरी की। मैं CM कॉलेज पहले वो कहा जाता था, आज वो LN यूनिवर्सिटी है दरभंगा। वहाँ से मेरी शिक्षा पूरी करके और सीधे एकदम आपके जैसी ही बच्ची, यंग लड़की थी और मैं हैदराबाद पहुँच गई। यहाँ मैंने कई काम किए, कई सरकारी नौकरियों का इंटरव्यू दिया सब में, लेकिन मुझे लगा मेरी मंजिल ये सब नहीं है। अंबेडकर कॉलेज में मुझे हो गया था, जूनियर कॉलेज के, क्योंकि मैंने MA यहाँ के कर लिया था 2 साल में और B.Ed भी कर लिया था। तो मुझे अंबेडकर कॉलेज में लड़कों को पढ़ाने का अवसर मिला, लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लगा। मैं अपने को कहती थी, अहिल्या तुम्हारा जन्म इसके लिए नहीं हुआ है कि लड़कों को पढ़ाओ, तुम्हारी दुनिया और है। उसी बीच अंबेडकर कॉलेज में जो स्कूल सेक्शन की प्रिंसिपल थी उनसे मेरी दोस्ती हो गई और बहुत बैठना उठना हो गया। तो मैं हमेशा अपने व्यूज़ उनके सामने, अपना लक्ष्य उनके सामने रखती थी। और मैं मात्र जब हैदराबाद आई तो 20 साल की थी जी। और जब जॉब में थी तो 24-25 साल की थी। तो उन्होंने कहा, वो यहाँ बदकिस्मत से या उनकी एबिलिटी से यहाँ
इस स्कूल में प्रिंसिपल हो गई, जो अंबेडकर स्कूल में प्रिंसिपल थी। उन्होंने मुझसे 6 महीने तो हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उनको यहाँ सेट होने में टाइम। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, लिया तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ जो तुम चाहती हो कर सकती हो, तुम आओ मेरे से मिलने। फिर मैं यहाँ आई मिलने। उन्होंने कहा, देखो तुम महिलाओं के लिए काम करना चाहती हो, और यह संस्था महिला नवजीवन मंडल हिंदी विद्यालय चलाता है, महाविद्यालय चलाता है, तुम जिस सेक्शन में चाहो यहाँ आ सकती हो। मैंने कहा ठीक है, अगर ये बात है तो मैं आज ही वहाँ छोड़ देती हूँ, और मैं यहाँ ज्वाइन की। यहाँ मुझे हैदराबाद के उस समय तथाकथित घरानों की, उच्च से उच्चतम घरानों की बालिकाएं इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। और उन सब के बीच मैंने एक अजीब सी बात उनके माता पिता, उनके दादी से, मैं जब यहाँ आई तो मैं सभी बच्चियों को के पेरेंट्स से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, यानी दादा दादी, माता पिता, सबसे मिलना जुलना भी होने लगा, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती थी, और मुझे मेरा आसमान मिल गया था। हाँ। जहाँ तक कुरान भर सकूं, भरने की जगह मिल गई थी। मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया और यहाँ काम करने लगी। बहुत जल्दी लड़कियों का बहुत स्नेह मिला मुझे। आज भी मेरे प्रथम बैच की लड़की एक मॉरिशस में रहती है, और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, हैदराबाद था पहले, तो उसकी वो एक शाखा की प्रबंधक थी, मैनेजर पोस्ट पे थी। संपूर्णा नाम था उसका, और दूसरी जो लड़की सुशीला, आज भी मुझे याद है। दोनों बहुत इंटेलिजेंट थी। ऐसे ही बच्चियों से मुलाकात हुई। मुझे उस ज़माने की बात यह भी याद है कि यही हैं श्रीनिवास पित्ती, जो निज़ाम के खजांची थे, उनकी पोती मेरे स्कूल में सेकंड बैच में थी, अनीता पित्ती। अब वो डॉक्टर अनीता पित्ती हैं। तो ऐसे लोगों के बीच, मतलब मैंने ये एक उदाहरण इसलिए दिया है कि ये परिवार की बच्चियां भी हमारे पास शिक्षा प्राप्त कर रही थी। और मुझे वहाँ सुनाई देने लगा, छोरी 10वीं पास हुआ, ब्याह दो। ये मारवाड़ी में जो एक टुकड़ा शब्द वाक्य का छोटा सा हिस्सा मेरे सामने आया, तो मुझे बहुत खराब लगा। और वहाँ से मैंने और दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे केवल लड़कियों के लिए काम करना है, और इस तरह मैं शिक्षा की ओर, स्त्री शिक्षा की ओर प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ूँगी। तो पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा पद्धति में आप क्या अंतर देखती हैं? बेटा, पहले की शिक्षा पद्धति में व्यवहारिकता कम थी। आज की शिक्षा पद्धति में, चाहे वो मैकाले की पूंछ अभी भी चल रही हो, मुझे क्षमा करें इस बात के लिए दर्शक, लेकिन अब शिक्षा पद्धति में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। वह शिक्षा पद्धति जो रट विद्या थी, जी, पढ़ लो, याद कर लो, ये पढ़ना है, इतने में पोर्शन में आपको परीक्षा में लिखना है, इसी के आधार पर आपको सफल या असफल घोषित किया जाएगा। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति जो है बनस्पत उन दिनों की शिक्षा पद्धति से काफ़ी आगे बढ़ चली है, लेकिन अभी भी कमी है। मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि विशेष तौर से मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदी शिक्षिका कभी नहीं रही। मैं सोशल स्टडीज़ पढ़ाती थी, क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, और मैंने इंग्लिश और सोशल स्टडी से बीएड किया था, तो नेचुरली है मेरा सब्जेक्ट वही था। ये और बात है कि हिंदी से बहुत गहरा प्रेम रहा, लगाव रहा, और मैंने हिंदी प्रचार सभा की निरंतर 40-45 वर्ष यहाँ कक्षाएं चलाई है, परीक्षाएं चलाई है, बच्चों को हिंदी का ज्ञान दिया है। हिंदी माध्यम था तो बच्चे अच्छे मिल जाते थे, ये एक दूसरा भाग है मेरे जीवन। लेकिन मूलतः जो मैं सोशल स्टडी पढ़ाई, तो मैं कभी उससे सहमत नहीं हूँ। पढ़ाना था, यहाँ के सिलेबस में था, पाठ्यक्रम था, सब कुछ था, लेकिन मुझे लगता था कि ये हमारे
आज़ाद भारत के किस काम? यह प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता था। एक पाठ था यहाँ जो आज भी मुझे याद है। उसमें ये लिखा था कि मैथिली की कोई लिपि नहीं। बिल्कुल भ्रामक जानकारी थी। क्योंकि मैंने अपना पीएचडी विद्यापति की पदावली का शैली तात्विक अध्ययन पर किया है, तो स्वाभाविक है विद्यापति पर काम करने के लिए आपको मैथिली पर काम करना ही होगा। और मैथिली पर काम करते हुए मैथिली की लिपि भी मुझे खोज निकालनी पड़ी और उसका सब मैंने प्रमाण पत्र दिया है, मेरे थीसिस में है। तो जब मैथिली पर काम कर रहे हैं और एक और यहाँ के सिलेबस में, जो पुरानी सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ, आज की नहीं, जब मैं थी, अब तो सिलेबस में बहुत परिवर्तन आया है। उस समय अगर यह भ्रामक जानकारी दी जाती है, उस समय मैथिली सर्व स्वीकृत भाषा नहीं थी, संविधान स्वीकृत भाषा नहीं मानी गई थी। बोली, हिंदी की एक बोली के रूप में ही लोग उसको देखते थे। लेकिन मैथिली की अपनी लिपि थी, तब इतनी भ्रामक जानकारी, यानी जो जानकारी देने वाले थे उन्हें खुद ही ज्ञान नहीं था कि मैथिली की लिपि है। तो इस तरह की भ्रामक जानकारियाँ उस समय के पाठ्यक्रम में था और मैंने उसका कसकर विरोध किया। यहाँ तक कि मैंने सरकार तक को भी ये अपना दिया। बाद में मुझे पाठ्यक्रम विभाग से सिलेबस तैयार करने के लिए भी बुलाया गया। मैंने सिलेबस तैयार करने के रूप में भी काम किया। और तीसरी कक्षा के पाठ्य पुस्तक, सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक में आज भी वही सिलेबस चल रहा है, अभी रुका नहीं है, जो मैंने काम किया था। तो सामाजिक अध्ययन के पाठ्य पुस्तक लेखिका के रूप में, हिंदी में अनुवादक के रूप में मेरा नाम भी है। लेकिन ऐसी, ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, ऐसी कई भ्रामक जानकारियाँ हमारे पाठ्य पुस्तकों में हैं जो कहीं से हमारी सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को कहीं से भी पूरक नहीं दिखती हैं। तो इस तरह की जो खामियां हैं, जो सिलेबस कमिटीज़ बनते हैं, उस सब इन खामियों को दूर होना चाहिए। और भी आज ज़माना इतना आधुनिक हो गया है, आपकी ये तांत्रिकी दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि आज किसी भी चीज़ को, अब एआई जैसे जब आ गए हैं ऐप आप लोगों की दुनिया में, मैं तो उस दुनिया से उतनी परिचित नहीं हूँ, तो क्या नहीं हो सकता है। ऐसे में आज हर जगह सुधार की भी आवश्यकता है। और ख़ास तौर लड़कियों को जो हम जिस तेज़ी से आगे बढ़ते देख रहे हैं, जिस तरह से उनको उड़ान भरने की उनकी कल्पनाएं हैं, उसमें अधिक से अधिक विकसित और उन्नत पाठ्यक्रम और जानकारी देने की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता पर शिक्षा विभाग विशेष तौर से ध्यान दे, मेरी तो ये मान्यता है। आजकल हम ये देखते हैं और सुनते भी हैं कि बच्चों पर रैंक लाने का दबाव होता है। हाँ, कि आप सिर्फ अच्छे से पढ़िए, जो रटा हुआ है वही लिखिए, ना कि कोई अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। तो इस पर क्या कहेंगे? बेटा, वो तो जो जब तक सिलेबस पूरा नहीं आप परिवर्तित करेंगे, व्यवहारिकता सिलेबस में नहीं आएगी। व्यवहारिकता आना चाहिए। आप पढ़ा देते हैं क से कमल, लेकिन बच्चा कमल का फूल देखेगा तभी तो ग्रास्प कर सकेगा। हम क्या करते हैं, बच्चे को रटा देते हैं क से कमल, बच्चा क म ल लिखना सीख गया, 3 अक्षर, बिना किसी मात्रा के, बिना किसी चीज़ के बच्चा लिख भी लिया, रट भी लिया, लेकिन क्या वो कॉन्सेप्ट उसके इसमें उतरा? प्रश्न ये है जी। तो ये पद्धति जो है, शिक्षा पद्धति, इसमें तो बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। विदेशों की जो शिक्षा है, करके सीखो। हाँ। लर्न करने से पहले डू शब्द आता है, करके सीखो। और शिक्षा का पद्धति भी है ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षा के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये एक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर हम नहीं ले जा पा रहे हैं ना बच्चों। बड़े बड़े शिक्षाविद हैं जो इस सब पर काम करते हैं, वो कितना करते हैं और किस तरह का काम करते हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम जैसे जो व्यवहारिक क्षेत्र में लोग हैं, उन्हें ये ज़रूर अखरता है कि हम जैसे है, कुछ आजकल स्पेशल स्कूल्स खुले हैं। हैदराबाद में बहुत सारे स्कूल हैं, 5000 तो उस ज़माने में थे,
जब हम थे, हमको तो 20 साल से ज़्यादा हो गया रिटायर होके। मैं 2006 में रिटायर हो गई जी। तो लगभग 20 साल हमारा रिटायरमेंट का हो गया है। इधर 20 सालों में मैंने एक चीज़ देखी है कि कुछ कॉन्सेप्ट बदले हैं। बच्चों को ख़ास तौर से शिशु की अवस्था में उन्हें करने के लिए ज़्यादा दिया जाता है और पढ़ने के लिए कम। वो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। सीखने की जो नई पद्धति है उसका एक सुंदर सा अभिव्यक्तिकरण उसमें जोड़ा गया है, और इस अभिव्यक्तिकरण के माध्यम से ही सीखना और उसको अभिव्यक्त करना, यह प्रोसेस अगर रहा तो ठीक है। परीक्षा का दबाव होना चाहिए, कई लोग इसके पक्ष में बहुत दलील देते हैं। पाठ्यक्रम जितना निर्धारित है बच्चों को उतना, चाहे रट के हो चाहे कुछ हो, करा देना चाहिए, लेकिन उससे व्यवहारिकता की कमी हो जाती है। हमने कई बच्चों को देखा है, आते हैं इंटरव्यू के लिए, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि महिलाओं का है तो महिलाएं ज़्यादा आती हैं, लड़कियां ज़्यादा आती हैं। मैं देखती हूँ कि उनके अंदर डिग्री तो बीए के लिए आएंगी, बीकॉम के लिए आएंगी, बहुत सारी डिग्रियां लेके आती हैं मेरे पास। यहाँ तक कि एमकॉम की डिग्रियां भी आई हैं, बड़े शिक्षा के एमएड की डिग्रियां भी लेके आई हैं, लेकिन उनके अंदर जो आपने प्रश्न पूछा है वो कमी, उनकी शिक्षा ने उन्हें वो पूरे तौर से शिक्षा नहीं दी गई। रट लिया, 1-2.5 घंटे में पूरा जो आपका मूल्यांकन है कर दिया जाता है, नंबर दे दिया जाता है, हम संतुष्ट, सर्टिफिकेट आ जाती है। लेकिन क्या वो सही अर्थों में उनके अंदर ग्रास्प होता है, ये प्रश्न बहुत तेज़ी से उभर रहा है। तो मैं तो इसकी ये कहूँ कि मेरे तरफ से ये कहा जाएगा कि इसकी मैं समर्थक हूँ कि शिक्षा में आज की इस 21वीं सदी के अनुसार आधुनिक तकनीक के आधारों पर सारे नए ज्ञान, नए विज्ञान और नई पद्धति जोड़कर शिक्षा को समुन्नत बनाया जाए। आपका जो ये सफ़र रहा है उसकी सबसे यादगार पल क्या रहे? सबसे यादगार जो आपको याद है, आपको जब याद आता है, बेटा बहुत सारी बातें यादगार कोई हैं। एक बात बताइए, कोई 1-2 बात बताइए। इस सफ़र में यादगार पल तो जीवन के बहुत सारे मोड़ों पर हैं। निजत्व को मैं छोड़ दूं, सामूहिक तौर पर यादगार पल हैं जब मैंने महिला संस्थानों से जुड़कर काम करना शुरू किया और उनके मंचों से विशेष तौर से महिलाओं की शिक्षा पर, महिलाओं के प्रति अत्याचार पर मैं बता दूं, कई बार मुझे विरोध भी झेलना पड़ा। और जो मैंने अपनी आवाज़ उठाई, उस आवाज़ उठाने में बहुत सारे लोग मेरे विरोध में हो गए, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी आवाज़ पहुंची और असर किया। आज भी मेरे पढ़ाई हुई छात्राएं जब मेरे पास आती रहती हैं, मिलती रहती हैं, जिनको 50 साल पहले पढ़ाया। मैं यहाँ मेरा 48 साल इस संस्था में पूरे कर रही हूँ। 13 जून को 48 साल हो जाएंगे। तो 48 साल पहले जिस लड़की को पढ़ाया वो आज भी आती है, तो मैडम आपके कारण हम हैं। और जब आके बच्चियाँ गले मिलती हैं, वो दादी नानी हो गई हैं, लेकिन आके मेरे से गले मिलती हैं और लिपट के बोलती हैं कि मैडम आपने जो सिखाया मेरे जीवन में काम आया। एक से एक उच्चाधिकारी हैं। रिजर्व बैंक में मेरी पढ़ाई, जयश्री नाम है लड़की का, अभी हिंदी विभाग की प्रबंधक, राजभाषा प्रबंधक है। ऐसे बहुत सारी बच्चियां विभिन्न पोस्टों पर हैं और आके मिलती हैं। कोई लेक्चरर है, शैलजा नाम है जिसका, शैलजा जायसवाल थी, जो पुणे में बहुत बड़े कॉलेज में लेक्चरर है, और वो भी आती है, वो भी मिलती है। हर किसी के और से जो मुझे प्रेम मिलता है, जो स्नेह मिलता है। अभी लेटेस्ट सरिता गर्ग अग्रवाल शिक्षा समिति में कॉलेज में प्रिंसिपल है, उसको भी मैंने पढ़ाया। नंदा सोलापुर में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाती है। देखिए, मुझे बच्चों का ये भी याद है कि कहाँ हैं हमारे बच्चे और क्या कर रहे हैं। मतलब इतना मेरा अपनत्व तो उनसे था, जुड़ाव ऐसा था बच्चों से। और किसी अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो बात उनके अंदर मैंने भरी कि कोई अन्याय नहीं सहना, कोई भी अत्याचार नहीं सहना। हम स्त्री हैं,
लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। मेरा एक अपना ही लिखा एक गीत है, हम नारी हैं नारी हैं नारी हैं, वक्त से कभी ना हारी हैं हारी हैं हारी। वाह। मेरे गीत की पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां जो मैं उस गीत में मैंने एक जगह नारी जीवन क्या है उस पर भी मेरी रचना है। कई रचनाएं ऐसी हैं। नारी 2 धारी तलवार है नारी जीवन, 3 तारीख दीवार पर लटके कैलेंडरों में की बार है नारी जीवन, सोमवार मंगलवार बुधवार। और दो धारी तलवार अभी याद नहीं है मुझे, बहुत अच्छी वो कविता है। नारी जीवन को परिभाषित मैंने किया है जी। कि बिना नारी के ईश्वर भी अधूरे हैं। मैंने वहाँ ये भी कहा है अपनी उस रचना में, ईश्वर तक अधूरे हैं अगर नारी नहीं है वहाँ। तो शिव नहीं है, ई नहीं लगता तो शब हो जाते हैं। नारी, नारी के लिए मैंने ये भी परिभाषा, नारी ना कहे नारी। वाह। ये सारी चीज़ें मैंने इन्हीं बच्चियों के बीच से पाया और उसी को मैंने शब्दांकित किया। तो सबसे सुनहरे पल मुझे तो वही लगते हैं जब मेरे स्टूडेंट आके मेरे गले लग जाते हैं और कहते हैं मैडम आपका ही दिया हुआ सब कुछ है। दादी बन गई हैं, नानी बन गई, अभी मद्रास की रहने वाली वो भी आई थी जी। मिल के इतनी खुश हुई। और मुझे ताज्जुब ये लगता है लड़कियां आज के वातावरण में इतना अच्छा ढल गई हैं। मुझे जब मिली गीता वर्मा नाम था उसका, यहीं रहती थी, आके मिली, अभी परसों ही आके मिली, ससुराल से आई थी, मैके आई थी, कहीं अपर्णा हिल्स में रहती है वो। तो मुझे बोली, उसको मैंने देखा, मैंने पूछा पति क्या करते हैं, सारा जैसे एक कॉमन सवाल होता है। मुझे बतलाई कि मैं नानी बन गई हूँ मैडम, काफ़ी पहले पढ़ाया था मैंने उसको, लेकिन उसके चेहरे पर ज़रा भी परिवर्तन नहीं था। तो हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इस चीज़ के प्रति रुझान नहीं महसूस करते थे, लेकिन आज हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहुएँ, हमारी पोतियाँ, अब तो हमारी पोतियाँ भी है, मेरी पोती भी 20 साल की है, वो भी LLB कर रही है। तो हमारी पोतियाँ ये अपने प्रति जो उदासीनता थी, जो एक केयरलेसनेस हम कहेंगे, असावधानी बरतती थी, पति के लिए कर रही थी, बच्चों के लिए करती थी, घर के लिए करती थी, उनको अपने लिए समय नहीं मिलता था। मैं ध्यान चाहूँगी बेटा, आप भी स्त्री हैं इसलिए आपको ये बात कह रही हूँ कि अपने लिए उनके पास समय नहीं होता था, ना अपने खाने का ठीक, ना अपने सोने का ठीक, ना अपने सेहत का ठीक, ना अपने पर ध्यान देना। लेकिन आज हम इन बच्चियों में यह देखकर बहुत खुश होते हैं कि वो आज अपने लिए भी इन सब व्यस्तताओं से थोड़ा सा समय निकालती हैं और अपने को फिट और स्वस्थ रखना चाहती हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम हैं तो संसार है, हम नहीं तो कुछ नहीं, संसार चलता रहेगा, हम नहीं होंगे वहाँ। तो इस चीज़ को जो ग्रास्प किया, जो मैं हमेशा बच्चों को बोलती थी, कभी किसी से डरना नहीं, कभी किसी से हारना नहीं और अपने लिए भी सोचना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनको देखकर आत्मतुष्टि होती है।